एक व्यक्ति ने ये तय किया था कि वो ये कहता था झूठ बोलकर कि उसने कि आप बादशाह यहाँ पर मुसलमान हुआ करता था, जबकि हम सब जानते हैं कि उस समय मराठों ने बादशाह को वेतनभोगी बना रखा था। लेकिन बादशाह ने एक्चुअली क्या है, इंग्लैंड से कुछ लेटर्स निकाले थे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सीक्रेट लेटर्स ऐसे करके कुछ हैं। हाँ, और ये वॉइस रॉय के जरा लेटर्स। फुल स्क्रीन लेना, एक मिनट फुल स्क्रीन लेना हाँ। अकेले दुबे जी को, ताकि दुबे जी के हाथ में जो चीजें हैं हम उसको देख सके। हाँ, वॉइस रॉय पर्सनल रिपोर्ट, और आगे क्या है, सीक्रेट लेटर ऑफ गवर्नर जनरल टू ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। ये भारत में जब रूल था उनका तब की बात है। तब की बात है, मैं उसी में से बता रहा हूँ। हाँ बताए। ये लेटर्स जब हमने निकाले तो इसमें इतने गहरे रहस्य मिले, मतलब जो स्टोरी आपको बताई जाती उससे परे स्टोरियां हैं, क्योंकि माउंटबेटन या उससे पहले का गवर्नर जनरल भी अपने प्राइम मिनिस्टर को यहाँ की स्थिति बताता था कि कौन उससे मिलने आया और क्या कह रहा उससे। और वॉइस रॉय होने के नाते वो चिट्ठी लिखता था अपने किंग को या रूलर को, और उसको बताता था बाकी प्रिंसली स्टेट्स में क्या चल रहा है और वो क्या सोच रहा है। तो जम्मू कश्मीर, अभी 370 का केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हम लोग 370 कर रहे थे तब ये सब डॉक्यूमेंट निकाल रहे थे कि भाई हकीकत में क्या हुआ, क्योंकि जो स्टोरी आपने पढ़ी ना वो स्टोरी दूसरी है, उसमें तो सब अच्छा अच्छा हो रहा है। और जो आप आज दिखा रहे हो 14 अगस्त का, 16 अगस्त का, ये रियल स्टोरी, ये रियल स्टोरियां इन लेटर्स में है कि आखिर हो क्या रहा है। जिन्ना माउंटबेटन से मिलने आया और जिन्ना ने माउंटबेटन से कहा कि भाई देखो बादशाह तो हमारा ही था, आप जो कुछ भी कब्जा शब्जा किए हो तो हमारे बादशाह के फरमान से ही शुरू हुआ था आपका खेल। तो आपने सत्ता बादशाह से ली, और आपने जब हमारे से सत्ता ली तो आप जा रहे हो तो सत्ता हमको देकर जाओ। दुबे जवाब जी दिया का भाई। आवाज, एक मिनट दुबे जी, जरा आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा है, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं जो हिंदुस्तान के टीवी ने तो कभी दी नहीं और कोई देने का कारण भी नहीं, उनके लिए ये मुद्दा भी नहीं है, इसलिए जरा दोबारा। हाँ दुबे जी आप पुनः बोलिए। जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि माउंटबेटन से जिन्ना मिलने गया और जब उसने कहा कि भाई सत्ता हमको देकर जाओ, क्योंकि आपने मुसलमानों से ली थी, हमारा बादशाह हुआ करता था जब आप आए थे, तो आप हमको देकर जाइए, आप जा रहे हो तो स्टेटस को मेंटेन करके जाइए। अब स्टेटस को मेंटेन करने में माउंटबेटन ने कहा ये संभव नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदल चुका है और पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कांग्रेस है आज की तारीख में, तो हमको सत्ता कांग्रेस को ट्रांसफर करनी है। तो वो कहता है कि अगर आपके पास कुछ मजबूरियां हैं तो आप हमें एक देश बनाकर दे दो, हमारा ये प्रस्ताव है कि आप मुसलमान अलग कर दीजिए, तो 2 देश बना दीजिए। तो उनने कहा कि भाई ये तो कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रखना पड़ेगा, और कांग्रेस इस पर सहमत होगी क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कोर्स उनका ही है, वही इस समय सिस्टम में है। तो उसने को जवाब दिया कि आप हमें एक हिस्सा दे दीजिए, मैं बाकी हिंदुस्तान को फतेह कर लूंगा, और आप कांग्रेस मानेगी, ये कैसे मानेगी ये हम तय कर लेंगे, आप उसकी चिंता मत करो कि कांग्रेस कैसे मानेगी, आप केवल इतनी चिंता करो कि हमको भूमि का एक टुकड़ा दे दीजिए जिस टुकड़े पर हम सशक्त सेनाएं तैयार कर सकें, और वहां से हम अपने ऑपरेशन चलाकर हिंदुस्तान को फतेह कर सकें और पुनः सत्ता स्थापित कर लेंगे। मतलब ये है, या तो हमको सत्ता दे दीजिए, अगर हमको सत्ता नहीं दे सकते तो हमको भूमि का टुकड़ा दे दीजिए, हम युद्ध करके जीत लेंगे और हिंदुस्तान पर अपना शासन पुनः स्थापित कर लेंगे। और बची बात कांग्रेस की कि वो कैसे देगी आपको जगह, वो हम तय कर लेंगे। उसके परिणाम में 29 जुलाई सन 1946 को एक बैठक हुई मुस्लिम लीग की, और मुस्लिम लीग ने यह तय किया कि हम जब तक हिंदुओं को यहां से मारेंगे पीटेंगे नहीं, इनका कत्लेआम नहीं करेंगे, तब तक हम पाकिस्तान नहीं बना सकते, क्योंकि कांग्रेस ऐसे एग्री नहीं होगी। गांधी जी मना कर ही चुके थे, कांग्रेस लगभग सभी एक, मतलब उस समय फॉर्मूला बन रहा था कई तरह की कि भाई विद इन इंडिया आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 ऑटोनॉमस बॉडियां बन जाएंगी, 2 ऑटोनॉमस क्षेत्र बन जाएंगे, एक्सटर्नल अफेयर सबके एक रहेंगे। ये सब कुछ उस समय चल रहा था कि भाई कैसे हिंदू और मुसलमान अलग अलग भी रहें और देश एक भी बना रहे, डिफेंस एक बनी रहे, फॉरेन अफेयर्स एक बने रहे, पॉलिसी एक बनी रहे।
तो उसने कहा कि ये सब अगर एक बना रहेगा तो फिर हम हिंदुस्तान फतेह कैसे करेंगे, क्योंकि फोर्स जब तक मेरे पास नहीं होगी, जब तक पावर मेरे पास नहीं होगी, तब तक हिंदुस्तान को फतेह करने का तो उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें अलग ही देश चाहिए। तो उन्होंने तय किया कि अलग देश करने के लिए कांग्रेस तभी एग्री होगी जब सीधा एक्शन लिया जाएगा। तो सीधा एक्शन, उसका नाम भी डायरेक्ट एक्शन रखा गया और 15 दिन का समय तय किया गया, 17 दिन का। तो 29 जुलाई की बैठक हुई और 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन शुरू हो गया। अब देखिए इस डायरेक्ट एक्शन का परिणाम कि मुस्लिम क्षेत्र उस समय जो बाहुल्यता में था और जहां से मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स चलती थी वो बंगाल था। मुस्लिम लीग बना भी बंगाल से था, ढाका में ही उसकी स्थापना हुई। ढाका से उसने मोर्ले ने बुलाया था 1906 में, और आगा खान ढाका से आकर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, यानी कि केंद्र उनका वो था। लेकिन उनको वेस्ट पाकिस्तान जरूर चाहिए था, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान जब तक नहीं होगा तब तक हिंदुस्तान को फतेह नहीं कर पाएंगे। वो क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान से ही अरेबियन कंट्रीज का उनका संपर्क होगा, और जब अरेबियन कंट्रियों से उनका संपर्क होगा तो दोनों तरफ से वो हिंदुस्तान को कुचलेंगे, तब हिंदुस्तान पर कब्जा कर पाएंगे। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें कि हिंदुस्तान के अंदर 100 पाकिस्तान बनाने की जिन्ना की पॉलिसी थी, और इसलिए जब प्रिंसली स्टेट से 602 के लगभग प्रिंसली स्टेट उस समय हुआ करते थे, और प्रिंसली स्टेटों के अधिमिलन की बात आई कि भाई प्रिंसली स्टेट या तो हिंदुस्तान में जाएं या पाकिस्तान में जाएं, किस में जाएं, तो तय कौन करेगा? तो कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया और कांग्रेस ने कहा कि जनता तय करेगी भाई क्षेत्रों की कि किसके साथ जाना है। जिन्ना ने कहा जनता नहीं तय करेगी, तय करेगा रूलर। अब वो क्यों कह रहा है रूलर? क्योंकि 100 से ऊपर रियासतें ऐसी थी जिसमें मुसलमान रूलर बैठा हुआ था। तो उसका मानना यह था कि ये 100 रियासतें निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ आएंगी, और पाकिस्तान के साथ अगर आ गई तो हिंदुस्तान के अंदर भी 100 पाकिस्तान हमारे पास होंगे, और पूरब और पश्चिम में तो पाकिस्तान होगा ही होगा। तो दो तरफ से ऐसे घेरोगे, पूरब पश्चिम से। उत्तर दक्षिण में आप ऑलरेडी घिरे हुए, क्योंकि उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में महासागर है, और देश के अंदर 100 पाकिस्तान अलग होंगे। तो आप सोचो कितना आसान हो जाएगा हिंदुस्तान को फतेह करना। वो तो हमारा सौभाग्य था कि सरदार पटेल मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के बैठ गए, और माउंटबेटन ने 25 जुलाई सन 1937, जो आपने 16 अगस्त 1946 पढ़ा है, जो देखा है 10 से 15 लाख लोग ये इतने में, इससे उनका पेट भरने वाला नहीं था। उनका उद्देश्य था कि हिंदुस्तान को पूरा खत्म करके इसमें इस्लामिक शासन स्थापित करेंगे, और इन कंटिन्यूएशन ऑफ अरब देश इसको लेकर आएंगे। ये पूरी पॉलिसी उनकी थी। सौभाग्य हमारा था कि हमें पटेल मिल गए, और अभी सौभाग्य हमारा है 2014 में सरकार ऐसी बैठ गई जो तुष्टीकरण की नीति पर वैसा नहीं करने दे रही जैसा वो करते आए, लेकिन ये करते आए हैं। और यही कारण है, आप 1980 वाले दंगे देखिए मुरादाबाद की, जिनकी रिपोर्ट अभी माननीय योगी जी ने पब्लिश की है, पार्लियामेंट उसमें हाउस में रखी है, कि साहब दंगा करवाया डॉक्टर शमीम अहमद ने, इंडियन मुस्लिम लीग ने, और दंगे में मरे 300-400 लोग मरे, और साहब ये दिया गया कि आरएसएस और बीजेपी ने करवाया। और 44-43 साल तक ये जो सच है ये छुपा के रखा गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस सक्सेना की रिपोर्ट को देश को बताया नहीं किया गया, और ये बताया गया कि नहीं, सुअर को भेजने वाले हिंदू थे। ईदगाह में नमाज हो रही थी, हिंदुओं ने सुअर घुसेड़ दिए, जिसकी वजह से ये हो गया। मतलब करेंगे आप, और नाम सदैव हमारा होगा। चाहे आप नूह के दंगे ले लीजिए, चाहे आप मुजफ्फरनगर के दंगे ले लीजिए, चाहे आप मुरादाबाद के दंगे ले लीजिए, कहानी कहां से शुरू होगी? साहब मोनू मानेसर ने कह दिया था, जैसे मोनू मानेसर तो देश का प्रधानमंत्री था, उसके कहने से आपने दंगे कर दिए। सुअर घुस गया, आपने ऊपर पूरा सब कुछ लगाने के लिए पर्याप्त कर दिया। उसको अपराधी मास्टरमाइंड न जाने क्या क्या कह रहा है। मतलब मैं वही कह रहा हूं, वो पता नहीं कौन एक छोटा सा अदनान सा आदमी जिसको देश का कोई आदमी नहीं जानता, उसका आपने कहा साहब, उसने एक वीडियो वायरल कर दिया था, फेसबुक पर कह दिया था कि मैं आ रहा हूं इसलिए हो गया। आप सोच कर देखिए कि नूपुर शर्मा अगर ये कह रही कि मैं इलस्ट्रेशन आपको दे दूं
कि तुम लोग क्या क्या कहते हो, उस बात पर सर तन से जुदा होने लगे और अपराध सारा रख दिया नुपुर शर्मा पर, उसने कुछ कहा ही नहीं। तो आप करना चाहते हो और नाम सदैव उल्टा इधर रखते हो, तो वहां पर भी उस समय भी साहब यही हुआ कि आप करना चाहते थे, नाम हमारे ऊपर आ जाएगा। और इसीलिए इस तरह के दंगे जो भारत में आजादी के बाद होते रहे, उन दंगों की पॉलिसी जरा समझिएगा। मैं आपको बताता हूं जिन्ना की ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी को वो कैसे इंप्लीमेंट करता है। हमने आपने एक शो और किया था सलमान खुर्शीद के परिवार को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। और सलमान खुर्शीद के जो ये जाकिर हुसैन साहब थे, ये 7 भाई थे, 5 पाकिस्तान चले गए थे, 2 हिंदुस्तान में रह गए, और वो भी एक जामिया मिलिया का वाइस चांसलर बना और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना। और 5 जो गए उनमें से एक भाई कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर बना। उसने हिंदुस्तान पर हमला किया 47 में, और 47 में हमला करके जम्मू कश्मीर को कब्जा करने की कोशिश की और ले ही गया। मतलब आप 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के लगभग हमसे चला ही गया। 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर में से 1,01,000 किलोमीटर हमारे पास है, 1,21,000 किलोमीटर अभी भी हमारे पास नहीं है। और वो था कौन? यहां पर वाइस चांसलर वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर प्रेसिडेंट के लिए आया, और वहां पर उसका सगा भाई और भतीजा वो वहां पर सीडीएस था। जो 65 की लड़ाई है ना, 65 की लड़ाई में सीडीएस है उसका भतीजा, और इधर 47 की लड़ाई में कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर है उसका भाई। और पॉलिसी क्या है? जिन्ना की पॉलिसी है कि हिंदुस्तान को फतेह करना है, तो उसको लगा सबसे इजी टारगेट अगर कोई है तो वो जम्मू कश्मीर है, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। फिर 65 की लड़ाई में तो हमारा कोई विषय ही नहीं था। 65 की लड़ाई तो हम 62 की लड़ाई चाइना से हारे थे, इसलिए उन्होंने तैयारी करके कर दी, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि भारत आज कमजोर है, आज कमजोर भारत को फतेह किया जा सकता है, और जिन्ना यही चाहता था, इसीलिए पाकिस्तान बना था। तो 65 की लड़ाई उन्होंने कर दी। 71 की लड़ाई उन्होंने इसलिए कर दी क्योंकि उनके ही अंदर वो मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते थे। दोष हमारे ऊपर ला दिया कि भैया आपने इस वाहिनी को सपोर्ट कर दिया, ये कर दिया, आपने हमला हमारे ऊपर कर दिया। जबकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और आईसीएओ में केस चला था बाकायदा, और मुकदमा ये चला था क्या उनके लड़ाकू विमान भारत की टेरिटरी से निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने मना कर दिया था कि भैया तुम्हारी 2 टेरिटरीज में हम लड़ाकू विमान नहीं निकलने देंगे। इस बात का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस हुआ था और उस समय मना किया गया। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हिंदुस्तान को फतेह करके ईस्ट पाकिस्तान चले जाएंगे, तब इन्होंने हमला कर दिया और दोष हमारे ऊपर आ गया। तो 71 की लड़ाई भी ऐसी हुई। फिर इन्होंने चुपके से अंदर घुसना शुरू किया तो कारगिल हो गया। फिर उन्होंने तय किया कि ऐसे में परोक्ष युद्ध में भारत से जीता नहीं जा सकता, क्योंकि भारत बहुत मजबूत है, नेतागिरी ने जो यहाँ लीडरशिप है वो स्ट्रांग होती यहाँ की फौजें बहुत स्ट्रांग। तो उन्होंने अपरोक्ष युद्ध करना शुरू कर दिया, और अपरोक्ष युद्धों में वो बम ब्लास्ट वाला कार्य शुरू हो गया। जब उसमें भी मोदी सरकार आ गई 2014 में, और मालूम पड़ा कि टेररिज्म अब भारत में टॉलरेट नहीं होगा किसी हालत में, तब उन्होंने क्या किया? फिर वो ये किसान आंदोलन का सपोर्ट करना,